हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम फिर लौट चुके हैं फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर के साथ, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आज हम लोग स्पेसिफिकली वर्क पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विथ वर्क। हम लोग वर्क से शुरू करते हैं ना। जब भी मैं वर्क के बारे में हम बात करते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा, जब पापा घर पे आते हैं और हम पापा से कुछ मांगते हैं तो पापा क्या बोलते हैं, अरे आज मैं बहुत थक चुका हूँ, टायर्ड, आज मैंने बहुत काम किया है। या कभी तुम स्कूल से जाते हो घर पे और मम्मी आपको कुछ काम देती है तो आप क्या बोलते हो, अरे मम्मी आज मैं बहुत थक गया हूँ पढ़ के, अब मुझे आज कुछ काम मत दो। बोलते हैं सब लोग। यू नो व्हाट, ये सारा जो काम होता है, जो पापा ने बोला, जो पापा थके हैं, जो हम थके हैं, वो सारा काम जो होता है वो होता है मेंटल वर्क। क्योंकि हम पढ़ाई कर करके थक गए हैं, वैसे कोई करता है नहीं, पर एक्टिंग करनी होती है क्योंकि मम्मा अपने को कुछ काम देगी तो हमें करना नहीं है, ठीक है। तो वो होता है मेंटल वर्क। पापा जब घर से आते हैं, घर पे आते हैं, उनको अपना काम नहीं करना है, उनको चाहिए कि मेरा बच्चा मुझसे कुछ मांगे ही नहीं, तो वो बोलते हैं मैं थक गया हूँ, वो भी ऑफिस में कंप्यूटर पे बैठ बैठ के थक गए। सो दैट इज ऑल मेंटल वर्क। फिजिक्स ये सारे कामों को वर्क नहीं कंसिडर करता, फिजिक्स उसको वर्क मानता ही नहीं है। तो फिजिक्स वर्क किसको कंसिडर करता है बच्चा लोग? फिजिक्स बहुत ही सिंपल है, वो सीधी भाषा में बात करता है, वो घुमाता फिराता नहीं है। फिजिक्स बोलता है कि भैया अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊं, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊं और वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, देन ओनली फिजिक्स के अंदर वर्क इज डन, ये कंसिडर होता है। दैट मीन्स इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एनी बॉडी and the body moves in the direction of force, in that case we will say that work is done. देखो भाई एग्जांपल देखो, जैसे कि मेरी एक बॉडी है ये ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। इस बॉडी के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं यहां से, और ये बॉडी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है या डिस्प्लेस कर रही है। In this case I would say that work is done. In this case, I would say the work is done. So work will only be considered to be done when there is a displacement. मतलब जब मैंने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और वो बॉडी मूव कर जाए, तभी ही मैं बोलूंगा कि भैया वर्क डन हुआ है। अगर जैसे कि ये मेरा वॉल है, वॉल को मैं पागल की तरह पुश कर रहा हूं सुबह से लेकर रात तक, पसीना आ गया, पर क्या वर्क हुआ? क्या वॉल 1 इंच भी हिली? क्या 1 सेंटीमीटर भी वॉल हिली? नहीं हिली। तो फिजिक्स बोलेगा भैया वर्क हुआ ही नहीं है, वर्क इज नॉट डन। समझा? तो वर्क विल ओनली बी डन व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉडी एंड द बॉडी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, एज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। इन दैट केस वी वुड से दैट वर्क इज डन। तो भैया फिजिक्स के टेक्स्ट बुक के हिसाब से वर्क जो होता है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W, फोर्स को भैया हम F से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट करते हैं। तो इट इज गिवन बाय F into S, इट इज गिवन बाय F into S। अभी अगर मैं SI यूनिट के बारे में बात करूं बच्चा लोग, इफ आई टॉक अबाउट द SI यूनिट, तो फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट होता है मीटर। तो वर्क का जो SI यूनिट बना दैट इज न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। सो इस न्यूटन मीटर को हम लोग जूल्स भी बोलते हैं, इस न्यूटन मीटर को हम जूल्स भी बोलते हैं। तो वर्क का जो SI यूनिट बनता है, वर्क का जो SI यूनिट बनता है दैट इज जूल्स, ठीक है। और अगर मैं CGS यूनिट के बारे में बात करूं तो CGS यूनिट ऑफ वर्क इज डाइन, डाइन नहीं डाइन, ठीक है। CGS यूनिट ऑफ वर्क इज डाइन। नाउ the difference, the relation between 1 joule and I'm so sorry, CGS unit of work is बच्चा लोग erg, not dyne, वो तो फोर्स का है, सॉरी, ठीक है। CGS unit of work is ERG, और 1 जूल के अंदर 10 to the power 7 ergs होते हैं।
एक जूल के अंदर 10 टू दी पावर 7 अर्ग्स होते हैं। और ये जो वर्क होता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब हम सबको पता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन नहीं होता। पर सर वर्क तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है सर, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वर्क डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी क्यों नहीं है सर? बिकॉज वर्क जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट को फॉलो नहीं करती। ये तुमको अभी समझेगा नहीं, वो तुमको 11th 12th में अगर कोई साइंस ले रहा है तो उसको समझेगा। वर्क जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट को फॉलो नहीं करती, इसीलिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मेरे पोर्शन के हिसाब से मुझे सिर्फ इतना ही याद रखना है कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है? तो अभी तक मैंने क्या बोला कि वर्क कभी कंसीडर होगा when we will say that the work is done when we apply a force on the body and the body moves in the same direction, in the direction of force. At that time we say that the work is done. Work is the product of force into displacement and it is given by the formula W is equal to F into S. Right? The SI unit of work is Newton meter, which is also known as joules. CGS unit of work is erg and 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg. ये बहुत ही important है MCQ के लिए, so we should remember this. You know what? जैसे मैंने बोला कि वर्क जो होता है that is given by F into S, right? Work is given by F into S. But you know what? Original जो formula है वर्क का, original जो formula है वर्क का, that is nothing but work is equal to force into displacement into cos theta। ये मेरा एक्चुअल फॉर्मूला है वर्क का। वर्क इज इक्वल टू फोर्स into डिस्प्लेसमेंट into cos थीटा। सर जी ये थीटा क्या है? सर जी cos थीटा क्या है? अरे थीटा भाई, थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा जो है वो मेरा एक एंगल है। क्या है वो? इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। सो द रियल फॉर्मूला फॉर वर्क इज गिवन बाय F into S into cos थीटा। F into S into cos थीटा। समझ में आ रहा है ना? अभी कभी कभी तुमको पूछते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच वर्क डिपेंड्स। कौन से फैक्टर पे वर्क डिपेंड करता है? तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा बच्चा लोग? See, I will tell you one thing कि कभी भी फिजिक्स के अंदर अगर वो लोग फैक्टर्स के बारे में पूछते हैं तो अगर तुमको फॉर्मूला पता है तो फैक्टर्स का आंसर करना बड़ा सिंपल होता है। ठीक है? अगर मेरे को कोई पूछेगा दैट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच वर्क डिपेंड, तो सबसे पहला फैक्टर मैं बोलूंगा, फैक्टर बोलूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब भैया जितना ज्यादा फोर्स लगा होगा बॉडी के ऊपर ऑब्वियसली वो ज्यादा डिस्प्लेस करेगी, और ज्यादा डिस्प्लेस कर गई तो वर्क डन विल बी मोर। दूसरा जो फैक्टर है वो है डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी फोर्स लगाने के बाद ज्यादा डिस्प्लेस कर गई, तब भी मैं बोलूंगा कि वर्क डन जो होगा दैट विल बी मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? तो वर्क जो होता है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और दूसरा होता है अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब बॉडी कितना डिस्प्लेस कर गई। एग्जांपल देते हैं। एक फुटबॉल पड़ा हुआ है, उसको मैंने किक मारा, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से मैंने किक मारा। पहले केस में वो 1 मीटर से मूव हुई, 1 मीटर से डिस्प्लेस कर गया फुटबॉल। दूसरे केस में वापस मैंने उसके ऊपर सेम फोर्स लगाया, बट अब वो 2 मीटर डिस्प्लेस कर गया फुटबॉल। तो कौन से केस में वर्क डन ज्यादा होगा? ऑब्वियसली सर, जिस केस में फुटबॉल 2 मीटर से मूव हुआ है उस केस में। क्योंकि ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है। और अभी आपने बोला कि ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन ज्यादा होगा। सही है।
So you have to remember, more the force applied, more the work is done. More the displacement, more the work is done. समझ में आ रहा है? So ये बात तो रही फैक्टर्स के बारे में। अब वर्क जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। वर्क जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। Let's talk about that. The very first is known as positive work. Very first is known as positive work. Next is known as negative work. And third is known as zero work, जिसको हम लोग नो वर्क भी बोलते हैं। जीरो वर्क और नो वर्क भी बोलते हैं। तो वर्क ऑल इन ऑल आर ऑफ थ्री टाइप्स, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। एक एक करके हम बात करेंगे इनके बारे में भी। जब मैं पॉजिटिव वर्क के बारे में बोलता हूं बच्चा लोग, तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है? पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है किसी बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया और बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर गई। किसी बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया और बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर गई। जैसे कि मैं खड़ा हूं, किसी ने आके मेरे को पुश किया और मैं उसी डायरेक्शन में मूव कर गया जिस डायरेक्शन में मेरे पे फोर्स लगाया। तो आई वुड से दैट द वर्क डन ऑन मी इज पॉजिटिव। वर्क डन ऑन मी इज पॉजिटिव। मेरे को किसी ने पुश किया और मैं आगे की तरफ मूव हुआ, तो कहना इसे मेरे पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया था और मैं भी इसी डायरेक्शन में मूव हुआ हूं। तो उस केस में वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब यहां पे कहना इसे दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट over handwriting, force and displacement are in same direction, ठीक है ना? तो ये तो था भाई कि पॉजिटिव वर्क के अंदर जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो व्हाट इज नेगेटिव वर्क भैया? व्हाट इज नेगेटिव वर्क? मैं यहाँ पे खड़ा हूं, किसी ने मेरे को खींच लिया, तो क्या हुआ? किसी ने मेरे को यहां खींच लिया तो क्या हुआ? मतलब किसी ने मेरे पे फोर्स लगाया, कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, और मैं कहां चला गया? इस डायरेक्शन में गया। कैन यू सी? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। अरे रिप्ले दिखाता हूं, ये देखो कोई मुझे खींच रहा है, खींच के मैं उस साइड में चला गया। तो हो क्या रहा है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है मेरे ऊपर और मैं इस डायरेक्शन में मूव हो रहा हूं, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो कभी भी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एट दैट टाइम वर्क डन इज नेगेटिव। तो यहां पे आई वुड से फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन भैया। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव है। तो समझ में आ रहा है? पॉजिटिव मैंने क्या बोला कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहां पे होंगे? सेम डायरेक्शन में होंगे। नेगेटिव क्या बोला? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो जीरो वर्क, जिसको हम लोग नो वर्क भी बोलते हैं, उसका क्या? उस केस में force and displacement are normal to each other. Now what do you mean by normal? Normal का मतलब क्या होता है भैया? फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तब वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा या नो वर्क विल बी डन। एग्जांपल लेते हैं भैया, जैसे कि हमारा कुली भाई जो स्टेशन पे रहते हैं बहुत मेहनत करते हैं। कुली अपने सर के ऊपर जब कोई भार उठाता है और वो प्लेटफॉर्म पे चलता है, तो कहना ही से कि उसने जो भार उठाया अपने सर के ऊपर, जो सूटकेस रखी है लाइक दिस, जो सूटकेस रखी है, तो उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है वो कहां लग रही है?
कैन आई से वो डाउनवर्ड्स लग रही है, कैन आई से वो डाउनवर्ड्स लग रही है। डायग्राम बना के सीखते हैं भैया। हमारा ये कूली भाई है, हमारा ये कूली भाई है, बहुत ही गंदा डायग्राम है, सॉरी बच्चा लोग। भाई ने यहाँ पे एक सूटकेस उठाया अपने सर के ऊपर, ठीक है, सूटकेस उठाया सर के ऊपर ना। अभी इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है, लाइक दिस। वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। कैन यू सी इस फोर्स, ये मेरा फोर्स है और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। कैन यू सी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। उस केस में हमारा जो वर्क डन होगा, हमारा जो वर्क डन होगा दैट विल बी जीरो, दैट विल बी जीरो। समझ में आ रहा है ना? तो जीरो वर्क डन कभी होगा, जीरो वर्क डन तभी होगा जब भैया जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, या तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी नॉर्मल टू ईच अदर। मैंने बोल दिया फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। सो व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी नॉर्मल टू ईच अदर, इट विल बी नॉर्मल टू ईच अदर। समझ में आ रहा है ना? नाउ अभी अगर तुमको याद होगा, अगर तुम रिवाइंड करोगे वीडियो को या तुम लोग पीछे थोड़ा लेके जाओगे, मैंने बोला था कि मेरा वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू S इंटू कॉस थीटा, F इंटू S इंटू कॉस थीटा, है ना? नाउ जब मैं पॉजिटिव वर्क के बारे में बात करता हूं तो मैंने बोला था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये मेरा फोर्स है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, सो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। उस केस में भैया, उस केस में मेरा जो थीटा का वैल्यू होता है दैट इज 0 डिग्री। उस केस में मेरा जो थीटा का वैल्यू होगा दैट विल बी 0 डिग्री, वो होगा 0 डिग्री। जब मैंने नेगेटिव वर्क के बारे में बात किया था तो मैंने क्या बोला था? ये मेरा फोर्स था और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट था। क्या मैं इसे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। उस केस में मेरा जो थीटा का वैल्यू होगा दैट वुड बी 180 डिग्री, दैट वुड बी 180 डिग्री। एंड जीरो वर्क, मैंने ऑलरेडी बोल दिया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल थे, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे। तो मेरा भैया थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा, मेरा जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो मेरा जो थीटा होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो मेरे को याद कैसे रखना है? पॉजिटिव वर्क में मेरा एंगल होगा 0, ठीक है, नेगेटिव वर्क में मेरा एंगल होगा 180 और जीरो वर्क में मेरा एंगल होगा 90 डिग्री। तो सर क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमेशा ये 3 टाइप के एंगल बनेंगे? क्या हमेशा 0, 90 और 180 डिग्री बनेंगे? नहीं, कुछ भी बन सकते हैं एंगल। दैट इज व्हाई हमने ये फॉर्मूला लिखा है ना कि W is equal to F into S into cos थीटा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरा सरफेस इंक्लाइंड है, मेरा सरफेस इंक्लाइंड है, इस बॉक्स को मुझे ऊपर चढ़ाना है, इस बॉक्स को मुझे ऊपर चढ़ाना है, तो मेरा जो इंक्लाइंड सरफेस है उसके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो अब वो पूछेंगे फाइंड द वर्क डन, तो तुमको उसने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दे रखा होगा, तो यहाँ पे cos थीटा, तो थीटा का वैल्यू मैं क्या डालूंगा? 60। So it could be anything, but since we are talking about positive work, negative work and zero work, ठीक है, that is why I am saying कि पॉजिटिव वर्क का जो थीटा होगा, पॉजिटिव वर्क के लिए जो थीटा का वैल्यू होगा that would be 0 डिग्री। नेगेटिव वर्क के लिए थीटा का जो वैल्यू होगा that would be 180 एंड जीरो वर्क के लिए थीटा का वैल्यू विल बी 90। एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा वर्क डन विल बी मैक्सिमम। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, अरे गंदी हैंडराइटिंग, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा वर्क डन विल बी मैक्सिमम, वर्क डन विल बी मैक्सिमम। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ठीक है, एंड ऑप्शन डी 0 डिग्री। वर्क डन तुम्हारा मैक्सिमम कब होगा भैया?
कब होगा? ये तुमको क्वेश्चन बहुत बारी आता है, बहुत सारे स्कूल में डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है? तो वर्क डन विल बी मैक्सिमम जब थीटा का वैल्यू जो है वो 0 डिग्री होगा। जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा उस केस में वर्क डन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। इन दैट केस वर्क डन विल बी मैक्सिमम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्यों सर? क्यों? क्योंकि भैया cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और जैसे ही एंगल 0 से आगे बढ़ता है ना, जैसे ही एंगल 0 से आगे बढ़ता है तो cos की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। तो cos की वैल्यू से डिक्रीज होगी तो उसके बाद जो भी वर्क होगा वो 0 डिग्री से कम ही होगा, बिकॉज cos 0 डिग्री इज 1। आफ्टर 0 डिग्री it will decrease since theta will decrease तो overall work done will also decrease। Understanding the difference? So that is why work will be maximum when the value of theta is 0 degree। लिख के ले लो, स्टैम्प पेपर पे साइन करता हूं, क्वेश्चन आने वाला ये समझ में आ रहा है ना? So I guess we clear with positive work, negative work and zero work, clear है ना? ना हम लोग एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये सारे केस में ये एक एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव वर्क कब होगा? पॉजिटिव वर्क का एक एग्जांपल दो। फुटबॉल को जाके मैंने किक मार दी तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा ना जिस डायरेक्शन में हमने किक मारी है। फिजिक्स के अगेंस्ट तो जाएगा नहीं कि आके तुमको मुंह पे वापस लग रहा है, बरोबर है? तो उस केस में पॉजिटिव वर्क इज डन। नेगेटिव वर्क कब होगा? एक बच्चा साइकिल चला रहा है इस डायरेक्शन में, उसको मैंने यहां से खींच लिया, मैंने उसकी साइकिल पकड़ ली और मैं उसको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा हूं, वो आगे पेडल मार रहा है। तो हो क्या रहा है? फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, वो उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो उस केस में नेगेटिव वर्क विल बी डन। जीरो वर्क का मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया। कुली भाई हमारे जब वजन उठा के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं तब वो जो वर्क करते हैं वो जीरो वर्क होता है, तब वो जो वर्क करेंगे वो जीरो वर्क होगा। एक और हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, हमारे सीबीएसई बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हेन द बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर है, गोल 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 घूम रही है, इन दैट केस व्हाट इज द वर्क डन बाय दैट बॉडी? अगर एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन के अंदर है, तो व्हाट इज द वर्क डन? लेट्स से भैया ये उस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। लेट्स से हम लोग बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं अर्थ की और हमारे चंदा मामा की, ठीक है। तो ये हमारी धरती मैया है, अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा चंदा मामा है, ठीक है, जो गोल 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 घूमता है, गोल 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 घूमेगा। यहाँ पे भी पहुंच गया भाई और यहाँ पे भी पहुंच गया, राइट नाउ। अब होता क्या है जब चंदा मामा गोल 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 घूमता है, ठीक है, तो ये तो देखो हमने 9th में पढ़ रखी है बात कि अगर चंदा मामा ने एक राउंड पूरा अर्थ का कंप्लीट किया तो भैया डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? व्हेन द बॉडी कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तब तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो भैया सीधी बात है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी जीरो हो जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात थी, क्लियर है? बट नाउ अगर वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है तो मैं बोल रहा हूं कि एट एवरी पॉइंट वर्क डन बाय द मून ऑन द अर्थ विल बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट के लैंग्वेज में वर्क डन तो जीरो कब होगा? जब एक पूरा राउंड कंप्लीट होके चंदा मामा अपनी जगह पे वापस आएगा। मतलब भाई ने यहां से घूमना चालू किया, घूम के वापस जब यहां पे आएगा तब वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। मैं तो बोल रहा हूं कि भाई हर एक पॉइंट में वर्क डन जीरो होगा। कैसे सर? आ जाओ देखते हैं। देखो जब मून घूमता है तो मून और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और यहाँ पे ये मून का मोशन का डायरेक्शन है। मून का जो मोशन होता है दैट इज ऑलवेज टेंजेंशियल मतलब टैंजेंट बनाता है। तो कैन यू सी बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है,
कैन यू सी बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे अगर मून है, अर्थ क्या करेगा, अर्थ तो उसको अपनी तरफ खींचने का ट्राई करेगा, पर मून का मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में है, 90 डिग्री बन गया। यहाँ पे भी अर्थ क्या करेगा, खुद की तरफ खींचने का ट्राई करेगा, पर मून का मोशन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, 90 डिग्री बना। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी अर्थ खींचने का ट्राई कर रहा है, पर उसका मोशन का डायरेक्शन इधर है। So can we put it this way that every point, whenever body is in circular motion, at every point the angle between the force and the displacement या motion जो भी बोलो, the angle between the force and the displacement is 90 degree. That is why whenever the body is in circular motion, work done by that body at any point will be zero. Work done by that body at any point will be zero. ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, स्पेशली मेरे सीबीएसई के बच्चे 9th स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन आने ही वाला है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर है तो वर्क डन बाय दैट बॉडी विल बी जीरो बिकॉज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। क्लियर है? मूविंग अहेड। तो ये तो था मेरा छोटा सा वर्क का कहानी। एक और क्वेश्चन बनता है, चलो वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। जो क्वेश्चन बनता है वो ये होता है that when can the work done be zero, ठीक है, या state the condition, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, state the conditions when the work done is zero और when can the work done be zero। भाई कब होगा, तो वर्क जीरो होगा दो केस के अंदर। पहला, मैंने कब से बता रहा हूं, हम लोग कब से उसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। पहला केस तो ये होगा कि जब भैया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, उस टाइम मेरा वर्क डन जीरो होगा। दूसरा भैया जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तभी मेरा वर्क डन जीरो होगा। शुरुआत में मैंने बोला था मैं पागल के जैसा इस वॉल को खींच रहा हूं, पर वॉल 1 इंच भी मूव नहीं कर रही है, तो क्या वर्क डन हुआ? नहीं हुआ। मुझे पसीना बहुत आया क्योंकि मैंने फोर्स लगाया, but since displacement was zero, तो no work was done और zero work was done। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो these are the two cases when the work done is zero। ठीक है, पहला जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, और भैया जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, है ना। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमको इसको याद रखना है ना। मूविंग अहेड, अभी हम आगे बढ़ते हैं अभी। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्क, ये सारी इंफॉर्मेशन वर्क के बारे में थी। आई होप हमें थोड़ा आइडिया लग गया है वर्क के बारे में, है ना। सो अभी वर्क के बाद हम लोग बात करेंगे पावर के बारे में। लेट्स सी पावर क्या है। सो बच्चा लोग, लेट्स टॉक अबाउट पावर, ताकत। What is exactly power? अगर मैं फिजिक्स के टेक्स्ट बुक के बारे में बात करूं तो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल P। और उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? कैपिटल P से रिप्रेजेंट करता हूं। सो फिजिक्स में बच्चा लोग, whenever you see any word as rate, इसका मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। तो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अरे सर, ये तो आप टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन बता रहे हो, हमको तो आपने समझाया ही नहीं कि पावर क्या है। अरे भैया, पावर मैंने बोला, पावर का मतलब होता है ताकत। एग्जाम्पल से समझते हैं हम पावर को पहले, ठीक है, फिर विल गेट बैक टू दिस। पहले हम लोग पावर के बारे में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। लेट्स से
लेट्स से कि मैंने एक बाल्टी भर के लाया है, मैंने एक बाल्टी भरी हुई है मेरे पास, और वहां से मेरे को एक टास्क दिया गया है कि ये बाल्टी को आपको उठा के सेकंड फ्लोर पे चढ़ाना है, ठीक है। जीतेगा वही जो सबसे कम टाइम में ऊपर पहुंचाएगा, ठीक है। मेरे साथ एक बच्चा था, बच्चे ने वो बाल्टी उठाया और 15 सेकंड में वो सेकंड फ्लोर पे पहुंच गया। मैं ठहरा गरीब आदमी, मैंने जब उठाया तो इट वाज वेरी हैवी, मैं बड़ा वीक हूं, तो मेरे को बड़ा टाइम लगा सेकंड फ्लोर पे पहुंचने के लिए। That small boy took 15 seconds to take that bucket on the second floor. But जब मेरा टर्न आया, ठीक है, जब मेरा टर्न आया तो I took around 2 minutes, मैंने 2 मिनट लिए दूसरे माले पे चढ़ने के लिए। तो तुम लोग जब ये सुनोगे तो तुम क्या बोलोगे, अरे वो बच्चा तो बड़ा पावरफुल है यार, बड़ी ताकत है उसके अंदर। एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है कि पावर का मतलब होता है ताकत। When anybody is doing a work in less amount of time, that means that guy or that girl has more power. तब हम बोलेंगे कि भैया उसके पास बहुत पावर है। जब दो बंदे सेम काम कर रहे हैं, एक ने कम टाइम लिया है, एक ने ज्यादा टाइम लिया है, तो जो बंदा कम टाइम लेगा उसके पास सबसे ज्यादा पावर है। That is why in physics पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। और जैसे मैंने बोला, रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम, सो इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला W by T। इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला W by T, राइट। अब अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो पावर का ऐसा यूनिट निकालना है, तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या है बच्चा लोग, जूल्स। टाइम का क्या है, सेकेंड्स। तो पावर का जो SI यूनिट है, दैट इज जूल्स पर सेकेंड, व्हिच कैन बी रिटन एज जूल्स S raised to -1, which is also known as what, which is represented as capital W, अगर मेरे को बड़ा पावर चाहिए, इफ आई नीड बिगर पावर, अगर मेरे को बिगर पावर चाहिए, इफ आई नीड बिगर पावर, देन बिगर पावर जो है वो है हॉर्स पावर भैया, विच इज रिप्रेजेंटेड एज HP। हॉर्स पावर क्या है, हॉर्स पावर बिगर यूनिट ऑफ पावर, इट इज द बिगर यूनिट ऑफ पावर। जो बहुत बड़ा वैल्यू मेजर करना होता है, जब बहुत बड़ा वैल्यू मेजर करना होता है पावर का, तो उस केस में हम लोग हॉर्स पावर के टर्म्स में मेजर करते हैं। ये नॉर्मली जब बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, ठीक है, बड़े बड़े जो मशीन्स होते हैं उनका जो पावर मेजर होता है वो हॉर्स पावर के टर्म्स में मेजर होता है, ठीक है। और एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वॉट्स होते हैं, एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वॉट्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग ये कन्वर्जन, ये एग्जाम में आता है, that 1 horsepower is equal to dash watts, तो it is 746 watts, it is 746 watts। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं तुमको बोलूं what are the factors which affect power, तो मैंने तुमको थोड़ी देर पहले जब हम वर्क के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने तुमको क्या बोला था कि whenever the question is about factors, तो वो जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा फॉर्मूले में ही छुपे हुए रहते हैं। तो when can we say that the power is more? When work done is more? अगर work done ज्यादा होगा, if the work done is more, then power will be more। Second, less time taken। अगर कोई बंदा सेम काम कर रहा है कम समय में, कम टाइम लेके, तब मैं बोलूंगा कि उस बंदे का जो पावर होगा वो बहुत ज्यादा होगा। सो पावर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। पहला, अमाउंट ऑफ वर्क डन, मोर द वर्क डन, मोर इज द पावर। दूसरा, टाइम, मोर द टाइम, लेस द पावर, लेस द टाइम, मोर द पावर, ठीक है। जितना टाइम कम होगा, क्योंकि टाइम डिनोमिनेटर के अंदर है, जितना टाइम कम होगा पावर उतना बढ़ेगा।
जितना टाइम ज्यादा होगा पावर उतना ही कम होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, वापस एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एग्जाम्पल से फिर समझेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं भैया। लेट्स से हमारे पास कूली है, कूली भाई है ए एंड बी, दोनों अपने सर पे 50 केजी का सामान उठा रहे हैं, दोनों अपने सर पे 50 केजी का सामान उठा रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है। इस भाई ने लिया 75 सेकेंड्स और इस भाई ने लिया 90 सेकेंड्स, ठीक है। कूली A has taken 75 seconds, कूली B has taken 90 seconds. तो tell me which coolie has got more power? Which coolie has got more power? Obviously it is coolie A. Why? Because coolie A has taken less time. Because if I compare the amount of work done by both the coolies, it is same. दोनों 50 किलो का सामान उठा के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, पर कूली A 75 सेकेंड्स में पहुंच रहा है, कूली B 90 सेकेंड में पहुंच रहा है। सिंस कूली A ने कम टाइम लिया है, सो दैट इज व्हाई आई वुड से कि कूली A के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू कूली B। सो पावर जो होता है बच्चों लोग, इट इज ऑल अबाउट टाइम। अगर कोई कम टाइम लेके काम कर रहा है तो आई वुड से ही हैज गॉट मोर पावर। अगर कोई ज्यादा टाइम लेके काम कर रहा है सेम, तो ही हैज गॉट लेस पावर। सो मोर द टाइम लेस द पावर, लेस द टाइम मोर द पावर। समझा? पावर ताकत समझा? छोटा सा कंसेप्ट है, याद रखना है कि पावर का जो बड़ा यूनिट है दैट इज हॉर्स पावर। हॉर्स पावर कहाँ पे यूज होता है? बड़े बड़े मैकेनिक्स मशीनरी में जो मशीन्स का पावर हम मेजर करते हैं वो हॉर्स पावर के टर्म में करते हैं। और एक हॉर्स पावर में कितने वॉट्स होते हैं? 746 वॉट्स होते हैं, 746 वॉट्स होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, है ना? सो दिस वाज ऑल अबाउट पावर। लेट्स मूव अहेड। पावर के बाद हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में। सो एनर्जी के बारे में बात करते हैं। भाई एनर्जी है क्या? एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क मतलब काम करने की ताकत और काम करने की क्षमता। क्षमता, ताकत तो नहीं बोलूंगा, ताकत तो पावर होता है। तो काम करने की क्षमता, हिंदी में क्षमता मतलब कैपेबिलिटी, ठीक है। तो मतलब एग्जाम्पल देते हैं भाई, सब चीज के लिए एग्जाम्पल देना पड़ता है। तुमको मम्मी जब स्कूल से आते हो गरम गरम रोटियां खिलाती है, हाँ सर खिलाती है सर, हम सब खाते हैं। अरे मैं भी खाता हूँ, सब खाते हैं। क्यों खाते हैं? ताकि मेरा जो बाकी का दिन है उसके अंदर मैं जो भी काम करूं मैं फुल एनर्जी के साथ करूं। अगर मम्मी ने एक दिन खाना नहीं दिया, ठीक है, अगर मम्मी ने एक दिन खाना नहीं दिया तो मेरा बाकी का दिन कितना डल निकलेगा। बिकॉज मेरे पास ताकत ही नहीं होगी, मेरे पास क्षमता ही नहीं होगी कोई चीज करने के लिए, है ना। मम्मी स्कूल में, हम जब स्कूल जाते हैं टिफिन मान के देती है, कोई कोई लोग को 2-2 टिफिन लेके आते हैं, है ना। तो क्यों देती है? ताकि जब स्कूल में तुमको पढ़ाया जा रहा है तो तुम प्रॉपरली उसको सुन सको, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, है ना। सो एनर्जी इज नथिंग बट कैपेसिटी टू डू वर्क। भाई अगर मुझे कोई काम करना है तो मेरे पास उस काम को करने की क्षमता होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, अदरवाइज नथिंग कैन बी डन। अगर मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा तो जिस एफिशिएंसी के साथ और जिस एनर्जी के साथ मैं तुमसे बात कर रहा हूं शायद मैं नहीं कर पाऊंगा उस दिन। उस वीडियो में शायद मैं बहुत डल दिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई काम बहुत अच्छे से करना है तो उसके लिए मेरे पास एनर्जी होनी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं है तो हम वो काम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो एनर्जी इज नथिंग बट कैपेसिटी टू डू वर्क। और एक चीज अच्छी होती है ना कि हमने सबने बचपन में सुना है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। तो ये जो एनर्जी होती है ना,
वो हमेशा वर्क के साथ हैंड इन हैंड चलती है। When I say it always works hand in hand with work, that means whenever I'm doing any work or whenever I'm performing any work, my energy is consumed. My energy is consumed. जब मैं कोई काम करूंगा तो मेरी एनर्जी जो है वो खर्चा हो जाएगी, वो थोड़ी सी यूज हो जाएगी क्योंकि मैंने काम किया। और अगर मेरे पास एनर्जी नहीं है बच्चों लोग, तो क्या मैं काम कर सकूंगा? नहीं कर सकूंगा। सो whenever while doing work एनर्जी इज कंज्यूम्ड, एनर्जी मेरी कंज्यूम्ड होती है, एनर्जी मेरी खर्चा होती है, ठीक है। सो अ पर्सन हु इज डूइंग वर्क, एक बंदा जो काम करेगा, अ पर्सन हु इज डूइंग वर्क, हिज एनर्जी विल डिक्रीज। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मर जाएगी, मैं सिर्फ बोल रहा हूं उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अग्रीड है? अभी मैं लेक्चर ले रहा हूं, ठीक है, मे बी आफ्टर एन आवर और सो मेरी एनर्जी उतनी नहीं होगी जितनी इस समय है, क्योंकि जितना मैं तुमसे बात करूंगा उतनी मेरी एनर्जी खर्चा हो रही है, ठीक है। सो व्हेनेवर एनीबॉडी इज परफॉर्मिंग एनी वर्क, हिज एनर्जी विल डिक्रीज, और वो जिसके ऊपर काम कर रहा है उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये स्प्रे है, स्प्रे को मैंने नीचे से उठा के यहाँ पे लिया, मैंने वर्क किया तो मतलब मेरी एनर्जी डिक्रीज हुई, और एनर्जी इंक्रीज किसकी हुई? इस स्प्रे की हुई। एनर्जी इंक्रीज इस स्प्रे की हुई। सो इट इज ऑलवेज सेड दैट एनीबॉडी हु इज डूइंग अ वर्क, हिज एनर्जी विल डिक्रीज, एंड जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उस चीज की एनर्जी विल इंक्रीज, उस चीज की एनर्जी विल इंक्रीज। समझ में आ रहा है? एंड विदाउट एनर्जी नो वर्क कैन बी डन, विदाउट एनर्जी नो वर्क कैन बी डन। सो दैट इज व्हाई आई सेड दैट एनर्जी एंड वर्क गोज हैंड इन हैंड। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। बिना एनर्जी के काम नहीं होगा, और काम करेंगे एनर्जी यूज होगी, एनर्जी कंज्यूम होगी। समझ में आ रहा है एनर्जी और वर्क का रिलेशन? तो एनर्जी भाई इज नथिंग बट कैपेसिटी टू डू वर्क। सिंस मैंने बोला कि वर्क और एनर्जी में ज्यादा कोई फर्क है नहीं, वर्क और एनर्जी में ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, दैट इज व्हाई SI यूनिट ऑफ एनर्जी is also joules, just like work. Similarly, वर्क के जैसा ही जूल्स जो एनर्जी है उसकी भी ऐसा यूनिट जूल्स होगी। क्लियर है ना? तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी एनर्जी के बारे में। अब बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में ठीक है ना। लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिकल एनर्जी है क्या। मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a body by virtue of its rest or motion, या by virtue of its state, its shape और size। किसी भी बॉडी के पास उसके स्टेट की वजह से, उसके शेप की वजह से या साइज की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। एनी बॉडी which possesses energy because of its shape, size और state बोले तो रेस्ट या तो मोशन, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। तो इट इज एनर्जी possessed by a body due to its state, its shape और size, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। अब भैया मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है
पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी is the energy possessed by a body due to its state of rest, due to its state of rest और shape size। ठीक है, जब किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट की वजह से या उसके शेप और साइज की वजह से उसके पास जो एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एनर्जी possessed by a body due to its state of rest, shape or size, that is known as potential energy। मतलब भाई मैंने कोई जैसे कि मार्कर है, मार्कर को मैंने मेरे डेस्क के ऊपर रख दिया, अब वो रेस्ट पे चला गया है, तो अब मेरे को कोई पूछेगा कि भैया उसके पास कौन सी एनर्जी है, मैं बोलूंगा कुछ नहीं भाई पोटेंशियल एनर्जी है। काहे भैया, काहे ऐसा है? तो हम बोलेंगे भैया क्योंकि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, सो बिकॉज ऑफ दैट इट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी भी दो टाइप की होती है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। इवन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स। एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नाउ अभी अपने को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा। आई होप तुम लोग सब लिखते जा रहे हो मेरे साथ साथ। लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन डिटेल। देखो, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं हम लोग। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? लेट्स अज्यूम विद एन एग्जांपल कि देखो, बिफोर दैट वी ऑल नो दैट कि भाई हम पे सबके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है विच इज ऑलवेज ट्राइंग टू टेक अस डाउन, जिसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। तो समझो कि भाई मेरा यहाँ पे एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा खड़ा है। ठीक है, तो कहना ही से कि इस बंदे के ऊपर अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, वो क्या करता है? वो बॉडी को हमेशा नीचे लेके आने की कोशिश करता है। ये जंप नहीं मार रहा, पर मैं क्या बोल रहा हूं कि इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो ये जो वर्क डन है बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ और बाय द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज स्टोर्ड इन दिस बॉडी। वो जो काम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को करना पड़ रहा है इसकी बॉडी के ऊपर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वर्क इस बॉडी के अंदर सेव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सर कैसे? सर काम करा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, सेव हो रहा है इस बॉडी के अंदर एनर्जी के फॉर्म में। अरे भैया 5 मिनट रिवाइंड करो, मैंने तो बोला कि एनर्जी और वर्क दोनों सेम ही है, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। मैंने ये भी बोला था कि जो काम करेगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसके ऊपर काम करेंगे उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, बोला था। यस, तो यहाँ पे इस बंदे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है अर्थ का, मानते हो? माना। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है कि भैया देखो नीचे जाना है। तो द वर्क इज बीन डन बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दिस पर्सन। So that work done by this force of attraction of earth or by the gravity is
stored in this person in the form of gravitational potential energy, is stored in this person in the form of gravitational potential energy. Now as we go higher and higher and higher, अगर मैं इंफिनिटी पे हूं, अगर मैं एक इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर हूं फ्रॉम द अर्थ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इफ आई एम एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन मी? आई वुड से जीरो. मैं बोलूंगा जीरो है भाई. क्यों जीरो है? क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जीरो है. इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नाइन्थ में पढ़ा नहीं है लॉज ऑफ मोशन, जाओ और देखो. इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जीरो है. सिंस अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है, मतलब अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा है. वर्क कर रहा है वो नहीं कर रहा है. जब अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क ही नहीं करेगा तो भाई उस बंदे के अंदर एनर्जी सेव होगी? नहीं होगी सर. तो इसीलिए तो मैंने बोला कि एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अर्थ के ऊपर, सॉरी, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट या कोई बंदा इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी शून्य, अंडा, जीरो. कोई पूछेगा क्यों? क्योंकि सर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जीरो है सर. परफेक्ट. तो ये मुझे याद रखना है कि भाई इंफिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो जीरो होगी. समझा कैसे? एक बार वापस बोलता हूं. अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है अर्थ का, जो उसको नीचे खींचने का ट्राई कर रहा है. सो द वर्क हैज बीन डन. बहुत मेहनत कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मैं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा है. तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ का, वो उसको नीचे खींचने का ट्राई कर रहा है. ठीक है, तो वो जो वर्क ये फोर्स कर रहा है वो इसके अंदर सेव हो गया इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सर बहुत ही हाई फंड टू डेफिनेशन दिया. अरे कोई ना, सिंपल डेफिनेशन भी देता हूं मैं सीधी भाषा में. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट से मेजर होता है भैया. तुम जितना ऊपर हो उतना तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है. तुम जितना नीचे हो उतना कम है. बट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो है. मैं खड़ा हूं सेकेंड फ्लोर पे, ठीक है, कोई और खड़ा है 5वें माले पे. किसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा? उसके पास जो 5वें माले पे खड़ा है. क्यों? क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है, वो ग्राउंड से ज्यादा ऊपर है. ग्राउंड से ज्यादा ऊपर है भाई, तो है ना, ग्राउंड से ज्यादा ऊपर है, हाइट ज्यादा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी. सीधी भाषा में मैंने समझा दिया. ठीक है, ऐसा मान के चलो जितनी हाइट ज्यादा होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी. उतनी ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी. समझ में आ रहा है? एक लास्ट टॉपिक रह गया बच्चा लोग, इसी के अंदर एक लास्ट टॉपिक रह गया है. यू शुड रिमेंबर दिस दैट whenever any body is thrown upwards, जब मैं किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकूंगा, then in that case its potential energy will increase. उस केस में पोटेंशियल एनर्जी मेरी इंक्रीज होगी. एंड अगर किसी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं तो इन दैट केस योर पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज. In that case, your gravitational potential energy बोल लो या potential energy बोल दो, सेम ही है. तो अगर बॉडी को नीचे से मैंने ऊपर की तरफ फेंका तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी. अगर बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ दिया तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. समझ में आ रहा है? नाउ ये एक छोटी सी चीज थी जो तुमको याद रखनी है. नाउ मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, that is given by the formula mgh. इसका एक्सप्लेनेशन भी है पर मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है तो मैं तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी that is given by the formula m into g into h, where m stands for mass of the object or body. g तो अपने को पता है क्या है भैया, it is acceleration due to gravity. It is acceleration due to
gravity, and H stands for height above the ground. हाइट अबव द ग्राउंड मतलब हम ग्राउंड से कितना ऊपर है, हम ग्राउंड से कितना ऊपर है, दैट स्टैंड्स फॉर एच. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी, टू बी मोर प्रिसाइज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला mgh. ठीक है, मतलब मोर द मास ऑफ द बॉडी, मोर इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मोर द हाइट अबव द ग्राउंड, मोर इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. एंड सिंस ये भी एक एनर्जी है तो इसकी भी जो SI यूनिट होगी वो जूल्स में होगी, इसकी भी जो SI यूनिट होगी वो जूल्स होगी. क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नाउ. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है भैया? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए हमको एक एग्जांपल देखना पड़ेगा. हमने वो बो एंड एरो देखा है, धनुष बाण देखा है ना, तो उसमें क्या होता है, वो जो स्ट्रिंग होती है पीछे की, मेरे को उसको पीछे खींचना पड़ता है. तो कहने से आई हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑन द स्ट्रिंग, आई अप्लाइड अ फोर्स ऑन द स्ट्रिंग एंड वो स्ट्रिंग ने डिस्प्लेस करा, फोर्स भी लगाया, डिस्प्लेस भी हुआ, मतलब मैंने इसके ऊपर वर्क डन किया, मैंने उसको वर्क डन किया, उस स्ट्रिंग को मैंने डिफॉर्म करा. ठीक है, अब वो डिफॉर्म कब तक रहेगा? जब तक मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया है, मतलब जब तक मैंने उसको पकड़ के रखा है. द मोमेंट आई लीव इट, तो इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. बट जिस फोर्स की वजह से वो डिफॉर्म हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने उस फोर्स को लगाने के लिए मैंने वर्क डन किया होगा. So that work done gets stored in the bow. That work done gets stored in the bow in the form of elastic potential energy. Elastic potential energy is nothing but the energy possessed. It is the energy possessed by a body due to its shape or size. ड्यू टू इट्स शेप और साइज. जब किसी बॉडी को मैंने डिफॉर्म कर दिया या किसी बॉडी का मैंने शेप चेंज कर दिया, तो उसको उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. जैसे कि भैया ये हमारी जो स्प्रिंग होती है, इसको हमारी स्प्रिंग होती है, अगर यहाँ पे मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो ये कंप्रेस हो गई, ये कंप्रेस हो गई. तो अब इसको कंप्रेस रखने के लिए आई हैव टू कंटिन्यूअसली कीप ऑन अप्लाइंग द फोर्स, मतलब मेरे को हर बार वर्क डन करना पड़ेगा. वो जो वर्क डन होता है वो इसके अंदर सेव होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, वो इसके अंदर सेव होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो दैट गेट्स stored in the spring in the form of elastic potential energy. ठीक है, तो समझ में आ रहा है, एनर्जी possessed by a body due to its shape or size is known as elastic potential energy. नहीं समझा तो वो बो एंड एरो का एग्जांपल याद रखो या ये स्प्रिंग का एग्जांपल याद रखो. इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगाने की वजह से भैया ये कंप्रेस हो गई. अब इसको मैंने ऊपर से नीचे तक किया, भाई पसीना आया, मुझे वर्क किया मैंने, तो मेरा जो वर्क डन है वो इसके अंदर स्टोर हो गया. किसके फॉर्म के अंदर? एनर्जी के फॉर्म के अंदर. सर कौन सी एनर्जी के फॉर्म के अंदर? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म के अंदर. इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर हो गया है मेरा वर्क. समझ में आ रहा है? तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं है भाई, किसी भी शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या तो साइज चेंज कर दो, उसको डिफॉर्म कर दो. ठीक है, तो उसको डिफॉर्म करने के लिए हमने जो भी काम किया रहेगा वो बॉडी के अंदर सेव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना. सो दिस वाज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी. ज्यादा कुछ था नहीं, इसके लिए मैंने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए ज्यादा टाइम लिया नहीं है, हार्डली 1 मिनट भी नहीं हुआ है, हमने खत्म कर दिया इसको. क्लियर है? नाउ ये था पोटेंशियल एनर्जी की कहानी. लेट्स टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी. लेट्स टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी नाउ. नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या है भैया? काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी possessed. It is nothing but energy possessed
बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से, किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है वो होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं चल रहा हूं कॉन्स्टेंटली, अब यहाँ पे तुमको पढ़ाते पढ़ाते मैं आगे पीछे चल रहा हूं, मैं कंटिन्यूसली मोशन में हूं। अगर मैं मोशन के अंदर हूं तो मेरे पास कौन सी एनर्जी है? चलो, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है। तो एनर्जी possessed by a body due to its state of motion is known as kinetic energy. That is known as kinetic energy. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? है ना, सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं और Ke लिखो, फर्क नहीं गिरता। काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो ऑफ थ्री टाइप्स। पहला है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड तीसरा है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड तीसरा है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर और स्ट्रेट, मतलब अगर कोई बॉडी स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव हो रही है तो उस समय उसके पास जो एनर्जी होगी वो होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। भाई सीधे रोड पे, हाईवे पे गाड़ी चला लो तो गाड़ी के पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। बेस्ट एग्जांपल है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सिंपल है ना भाई, जो गोल गोल घूमेगा उसके पास जो एनर्जी होगी वो होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल, अपने घर का पंखा गोल घूमता है तो बिकॉज वो रोटेट कर रहा है तो उसकी वजह से उसके पास जो एनर्जी है उसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका एग्जांपल है फैन, इसका एग्जांपल है मोशन ऑफ अ कार ऑन स्ट्रेट रोड के ऊपर जो मोशन हो रहा है कार का, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। पंखा तुम्हारा जो गोल घूम रहा है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, जब कोई बॉडी वाइब्रेट होती है टू एंड फ्रो वाइब्रेट होती है तो उस समय उसके पास जो एनर्जी होगी वो होगी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि यार किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट कर दो, गर्म कर दो, उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे वो पगला जाएंगे, वो यहाँ वहाँ भागने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। उस समय उनके पास जो एनर्जी होगी वो होगी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। समझ आ रहा है ना? बहुत सिंपल है काइनेटिक एनर्जी। Energy possessed by a body due to its state of motion is known as kinetic energy. It is of three types: translational, rotational, vibrational. Translational मतलब कोई चीज सीधे रास्ते पे चल रही है या दौड़ रही है या भाग रही है, तब उसके पास जो एनर्जी होगी वो होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल, कोई चीज अगर गोल घूम रही है कंटिन्यूस, उस समय उसके पास जो एनर्जी होगी वो होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तीसरा, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेट करने के टाइम पे उसके पास जो एनर्जी होती है वो होती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। दैट इज मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑन हीटिंग। मॉलिक्यूल जो मोशन करते हैं हीटिंग के टाइम पे उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है ना? काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला that is kinetic energy is given by the formula half into mv square, where m stands for mass of the body, v stands for velocity of the body। तो सिंपल है
अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अगर कोई ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। सो मोर द मास, more the kinetic energy, more the velocity, more the kinetic energy, and it is given by the formula half into mv squared, where v stands for the velocity of the body. v का मतलब होता है velocity of the body। समझ आ रहा है ना? सिंपल है, ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्ट टॉपिक था नहीं है। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक था जिसमें हमने ज्यादा टाइम लिया। ये सारे टॉपिक काफी सिंपल है तो हम ज्यादा समय ले नहीं रहे हैं, है ना? सिर्फ अपने को याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज हाफ इनटू mv स्क्वायर। ठीक है? सो मोर द मास, मोर द काइनेटिक एनर्जी, मोर द वेलोसिटी, मोर द काइनेटिक एनर्जी। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। भैया मोमेंटम पता है ना, इंपैक्ट, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड लॉज ऑफ मोशन। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है भैया? हमने 9th स्टैंडर्ड में मोमेंटम पढ़ा था। मोमेंटम जिसको हम लोग p से डिनोट करते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर है ना? फ्रॉम दिस अगर मुझे वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए तो कैन आई से इट विल बी मोमेंटम अपॉन मास, राइट? और मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चा लोग? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ इनटू m इनटू v स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे को v की वैल्यू पता है बच्चा लोग, v की वैल्यू क्या है? p बाय n, यहाँ पे v स्क्वायर है तो कहना से इट विल बी p स्क्वायर बाय m स्क्वायर। एक m से एक m कट गया, ठीक है, तो बचा क्या? काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं k ही लिख रहा हूँ खाली। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू p स्क्वायर बाय m, हाफ इनटू p स्क्वायर बाय n, है ना? अभी ये तो मेरा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मैंने मोमेंटम लिखा था। अगर यहां से मेरे को मोमेंटम की वैल्यू चाहिए, यहां से मेरे को मोमेंटम की वैल्यू चाहिए तो क्या होएगा? p स्क्वायर विल बी 2km, p स्क्वायर विल बी 2km, बरोबर है? और यहां से मेरे को अगर p चाहिए तो p विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2km। मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं, यहां से मेरे को अगर p स्क्वायर चाहिए, 2 और m डिवाइड हो रहे हैं, वहां जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो p स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2km। एंड अगर मुझे p का वैल्यू चाहिए सो दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 2km, अंडर रूट ऑफ 2km। समझा सबको मैंने क्या किया? समझा सबको क्या किया हमने, है ना? सो इट इज गिवन बाय p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2km, है ना? Now, so this is the relation between kinetic energy and momentum. That momentum is nothing but the product of square root of kinetic energy and mass. Product of square root of kinetic energy and mass. ठीक है? Now, अभी एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन है, ठीक है, wherein तुमको ये दोनों फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। We've got two bodies, ठीक है, we've got two bodies, ठीक है, एक बॉडी A है और एक बॉडी B है, एक बॉडी A है और एक बॉडी B है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि बॉडी A का मास इज स्मॉल m, बॉडी B का मास इज कैपिटल M, बॉडी A का मास इज स्मॉल m, बॉडी B का मास इज कैपिटल M, या forget it, आई एम सेइंग A का मास इज 50 kg, B का मास is 60 kg. Both are moving with the same momentum. दोनों का momentum same है. तो which body will have more kinetic energy? तो किस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी भैया? किस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? A का वेट 50 है,
बी का मास 60 है, दोनों सेम मोमेंटम से आगे बढ़ रहे हैं, तो किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ए की या बी की? तो अब उसके लिए मुझे ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा। इफ यू कैन सी k is equal to p square by 2m, राइट? अब मोमेंटम और ये 2, ये तो दोनों में सेम होगा, क्योंकि वो लोग, मैंने वहां पे क्या लिखा है कि बोथ आर मूविंग विद द सेम मोमेंटम, तो ये p स्क्वायर वाला फैक्टर और ये जो 2 वाला फैक्टर है ये तो निकल गया भैया, तो बचा क्या, k is equal to 1/n। अब दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, तो कहना इसे जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सिंस हियर आई हैव मेंशन्ड कि दोनों का मोमेंटम सेम है, तो ये जो p स्क्वायर वाला फैक्टर है वो निकाल दिया मैंने, 2 तो खुद ही एक कांस्टेंट था, निकाल दिया, तो बचा क्या, 1/n। मतलब काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में अभी इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो मतलब जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो विद दिस लॉजिक कैन आई से काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए will be greater than kinetic energy of B. So kinetic energy of A is greater than kinetic energy of B। ये तो क्लियर हो गया भाई, ये मेरा एक कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? अभी मेरे पास और दो बॉडी है, बॉडी A एंड बॉडी B, बॉडी A एंड बॉडी B, ठीक है ना? वापस एक का मास 50 kg है, एक का मास 60 kg है। इस केस में दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, इस केस में दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, बोथ हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? सो नाउ किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? विच बॉडी विल हैव मोर मोमेंटम? विल इट बी ए और विल इट बी बी? किस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा? विल इट बी ए और विल इट बी बी? उसके लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला देखना पड़ेगा, दैट इज P is equal to square root of 2 into m into k, बराबर है ना? अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है, तो ये तो रूल्ड आउट हो गया, 2 खुद ही एक कांस्टेंट है, तो बचा क्या, P is equal to root n, मतलब P is directly proportional to square root of n, करेक्ट है? सो नाउ कैन आई से m का वैल्यू जितना बड़ा होगा मोमेंटम भी उसका उतना ही बड़ा होगा, m का वैल्यू जितना छोटा होगा मोमेंटम भी उसका उतना ही छोटा होगा। बोल सकता हूं मैं, है ना? तो यहाँ पे सिंस बॉडी B का वेट ज्यादा है, बॉडी B का मास ज्यादा है, तो कैन आई से मोमेंटम ऑफ B विल बी ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ A, मोमेंटम ऑफ B will be greater than momentum of A। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में भी आता है बहुत बारी। So you have to remember this, that whenever two bodies are moving with the same momentum, so the body with the lighter weight will have more kinetic energy, and when the two bodies, ठीक है, are moving with the same kinetic energy, then the body with the heavier weight or body with the more mass will have more momentum। समझ में आ रहा है फर्क? समझ में आ रहा है? तो ये था भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कहानी। आई होप थोड़ी क्लियर हुई है ना? तो